हेलो स्टूडेंट्स, मैं मणिमोहन शर्मा मैथ्स चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। स्टूडेंट, अभी तक जो हमारा वीडियोस गया पीछे वो क्लास 12th का फंक्शन टॉपिक का था। उसमें लास्ट मैं 11th वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। अब नेक्स्ट जो 12th वीडियो आना था वो इनवर्स फंक्शन का प्रॉब्लम का आना था, लेकिन कुछ कारणवश वह जो है 2 दिन एक्सटेंड किया गया है, क्योंकि आप उस थ्योरीज को अच्छे से पढ़ें और पढ़ने के बाद फिर से हम प्रॉब्लम लेकर आएंगे और फिर हम इनवर्स फंक्शन का कोई स्पेशल प्रॉब्लम आपको लाइट जो है, जितने भी आईआईटीज के पूछे हुए क्वेश्चंस है, मेंस के पूछे हुए क्वेश्चंस है या बोर्ड लेवल का जो क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चंस जो है स्टूडेंट आपको जो है वीडियोस में मिलेगा। हमारे पास एक कमेंट आया था स्टूडेंट, उसमें यह कहा गया कि सर अभी क्लास 12th का ही टॉपिक आप करवाएं। तो स्टूडेंट, हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि मैथमेटिक्स का यही पार्ट आप क्लास 12th का पार्ट है। मैं प्योर क्लास 12th का ही टॉपिक करवा रहा हूं। हाँ, कुछ प्रॉब्लम्स 12th के करवाने के बाद कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जो हम मेंस के लिए या फिर एडवांस के लिए करवा रहे हैं। जैसे मैपिंग अभी तक हमने करवाया स्टूडेंट, तो अभी मैपिंग को हम पीएनसी के साथ मर्ज करके आपके थ्योरीज को नहीं रखा है। तो फिर ये जो कुछ थ्योरीज और बच जा रहे हैं, तो वो मेरा एडवांस के लिए और मेंस के लिए फिर स्पेशल हम क्लास लेकर आएंगे और स्पेशल वीडियोस बनाएंगे और वहां आप उसको देखेंगे कि इस जो अभी तक हमने पढ़ा इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव, बाइजेक्टिव इनटू उसका पीएनसी के साथ कैसे रिलेशन स्टेबल करेंगे। और आपसे क्वेश्चन पूछता है स्टूडेंट कि नंबर ऑफ मैपिंग कितने होते हैं, नंबर ऑफ 1-1 मैपिंग कितने होते हैं, नंबर ऑफ 1-2 मैपिंग कितने होते हैं, नंबर ऑफ इनटू मैपिंग कितने होते हैं, नंबर ऑफ बाइजेक्टिव मैपिंग कितने होते हैं, ईटीसी ये सब क्वेश्चंस करता है। तो उसकी थ्योरीज हम, चूंकि आईआईटीज लेवल का वो प्योर क्वेश्चंस था, इसलिए हम वहां मर्ज नहीं किए हैं अभी थ्योरीज को। आज मैं टॉपिक लिमिट ले रहा हूं स्टूडेंट, और ये लिमिट टॉपिक आपको ऐसे अगर देखते हैं एनसीईआरटी के हिसाब से तो ये क्लास 11th का टॉपिक है एनसीईआरटी से। लेकिन हाँ, किंतु स्टूडेंट आप लिमिट के विदाउट क्लास 12th की कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी या फिर आप डिफिनिट इंटीग्रेशन में भी इसका यूज है स्टूडेंट, या फिर मैक्सिमा मिनिमा में भी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का जो फाइंड करना है वहां भी लिमिट का यूज करते हैं। मतलब कहने का स्टूडेंट ये मतलब है कि विदाउट लिमिट हम क्लास 12th के टॉपिक में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। इसलिए जितने भी क्लास 12th के स्टूडेंट हैं उनसे ये अनुरोध है कि आप पूरी लिमिट को देखें, और यथाशीघ्र मैं बहुत जल्द ही इस टॉपिक को समाप्त करूंगा। लेकिन लिमिट का उस टॉपिक को देखना अनिवार्य है जो टॉपिक 12 से रिलेटेड है, क्योंकि वहां हम जब पढ़ाएंगे तो कहेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, या आप जितने भी लिमिट का यूज करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, ये ईटीसी टर्म का यूज करते हैं। तो ये जो टर्म है वो टर्म आपको समझ में आना चाहिए, और साथ में ये आना चाहिए कि आप लिमिट को जानते हैं। इसलिए आप लिमिट का पूरा क्लास करें। ये नहीं समझे कि क्लास 11th का टॉपिक है, ये आपको समझना है कि क्लास 12th का टॉपिक है, और ये कंटिन्यूअस का फंक्शन के बाद का टॉपिक है, और इसे आपको कंटिन्यू करना है। तो अभी स्टूडेंट हमारे पास जो टॉपिक है वो टॉपिक हमारा लिमिट है। अब लिमिट टॉपिक में सबसे पहले ये जानते हैं स्टूडेंट कि हमारे पास कुछ लिमिट के ऐसे फॉर्म होते हैं जो मीनिंगलेस फॉर्म होते हैं, जिसका वैल्यू निर्धारित नहीं किया जा सकता है। तो लिमिट को हम वहीं से शुरू कर रहे हैं कि मैथमेटिक्स में जैसे स्टूडेंट हम एक एग्जांपल लेते हैं, ये लिमिट लिखते हैं। अभी लिखते क्यों है ये आप बाद में हम करते हैं। चलो एक मिनट। एक फंक्शन लेते हैं स्टूडेंट, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2, और आपसे ये क्वेश्चन करें कि f2 इक्वल्स टू व्हाट, मतलब इस फंक्शन का वैल्यू 2 पर क्या होगा। तो जब आप f2 फाइंड करेंगे
तो यहां हमारे पास डाटा हो गया 2 स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2, रिजल्ट हो गया 4 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 बराबर हो गया 0/0। अब ये 0/0 जो स्टूडेंट है वो एक मीनिंगलेस फॉर्म है, वो इसे हम इनडिटरमिनेट फॉर्म कहते हैं। मतलब इसका जो मीनिंग है वो मैथमेटिक्स में अभी तक अनिर्धारित है, निर्धारण नहीं किया गया है। तो ऐसे स्टूडेंट हमारे पास 7 मीनिंगलेस फॉर्म है। जब फंक्शन का वैल्यू किसी पार्टिकुलर वैल्यूज x के पार्टिकुलर वैल्यूज पर अगर ये 7 फॉर्म जो हम कह रहे हैं, अगर ये 7 फॉर्म में किसी भी फॉर्म किसी एक फॉर्म में चला गया, तब ऐसी स्थिति में आप उसे इनडिटरमिनेट फॉर्म कहेंगे या आप उसे मीनिंगलेस फॉर्म कहेंगे। और जब स्टूडेंट यहां जब फंक्शन का वैल्यू x पर मीनिंगलेस फॉर्म में चला जाता है और तब हम आपसे पूछते कि f(x) क्या होगा, तो आपके लिए एक प्रश्न हो जाता कि अब हम चर x का f(x) का माने f2 जो यहां है उस f2 का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, f2 का हम वैल्यू कैसे निकालेंगे, यह हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न हो गया। अब इसी f2 के वैल्यू के सॉल्यूशन के लिए हमारा एक चैप्टर बनता है, वह चैप्टर हमारा लिमिट है। अब लिमिट को जानने के लिए सबसे पहले यह हमें जानना होगा, लिमिट को जानने के लिए सबसे पहले यह हमें जानना होगा स्टूडेंट कि आखिर ये 7 फॉर्म कौन कौन से हैं। तो चलिए हम मेंशन कर देते हैं यहां इनडिटरमिनेट फॉर्म के नाम से जानते हैं स्टूडेंट। इनडिटरमिनेट फॉर्म, ये 7 फॉर्म कौन है? क्लास 12th के हैं स्टूडेंट, इसलिए हम यहां से शुरू कर रहे हैं। हम एक एक बात लिमिट का पूरी कॉन्सेप्ट आपके सामने रख रहे हैं। आप इसे जब पढ़ लेंगे तो ऐसा प्रतीत होगा कि कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में कुछ नहीं बचा, आपके लिए कुछ नहीं है। आप पूरी की पूरी टॉपिक, पूरा क्वेश्चन आप देखते ही आप उसे सॉल्व कर देंगे। तो क्लास स्टूडेंट के लिए 11th के लिए तो ये टॉपिक है, क्लास 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आप विदाउट लिमिट, मैं बराबर कर रहा हूं कि विदाउट लिमिट आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो क्या फॉर्म है? हम एक डायरेक्ट वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। अभी हमने क्या किया, एक फंक्शन f(x) लिया और x में f2 मतलब x इक्वल्स टू 2 हमने सब्स्टिट्यूट किया। इफ डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन of x equals to a while evaluating limit x tends to a f(x) leads to one of the following forms. Number 1, 0/0. Second, infinity by infinity. Third, infinity minus infinity. Fourth, 0 into infinity. 0 into infinity. Fifth, 1 to power infinity. Sixth, 0 to power 0, और 7th, infinity to power 0. Then it is called indeterminate form. या फिर मीनिंगलेस फॉर्म। अब देखिए स्टूडेंट, आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है। आप फंक्शन में क्या करते हैं
यक्स इक्वल टू ए डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करते हैं। जब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करते हैं, और या आप कहिए कब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो इसके लिमिट निकालने में आपके पास ये क्वेश्चन है लिमिट का, आप क्या कीजिए कि यक्स इक्वल टू ए फंक्शन में डायरेक्ट रख दीजिए। रखने के बाद क्या होगा कि अगर इस 7 में से कोई भी फॉर्म आपका आ गया क्वेश्चन बनाने वक्त, तब ऐसी स्थिति में यह फॉर्म इनडिटरमिनेट फॉर्म कहलाएगा। और तब आपको यह सीखना होगा कि अगर इस 7 में से कोई एक फॉर्म में आ गया, तब उसके लिमिट को हम कैसे निकालेंगे, यह सीखना होगा आपको। अब 0 बाई 0 के निकालने का तरीका अलग है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का मेथड अलग है, और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी में कुछ अलग कैलकुलेशन है। तो ये सारे एक एक कर एक एक फंक्शन, जितने भी फंक्शंस आपको हम बताएंगे, और इसका फॉर्म है, तो फॉर्म के अकॉर्डिंगली और फंक्शन के भी अकॉर्डिंगली आपको लिमिट का स्टडी करना होगा। तो आप समझ गए होंगे कि आपके पास एक फंक्शन है, उस फंक्शन में डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करते हैं यक्स इक्वल टू ए का, और कब सब्स्टिट्यूशन करते हैं, लिमिट निकालने वक्त करते हैं, या कोई भी फंक्शन हो, फंक्शन में आप यक्स इक्वल टू ए सब्स्टिट्यूट करेंगे। इस 7 में से कोई भी फॉर्म आपके पास में आ गया, तो आप उसे कहेंगे कि यह फॉर्म हमारा मीनिंगलेस फॉर्म है, यह फॉर्म हमारा इनडिटरमिनेट फॉर्म है। अब फॉर्म याद रखना है, फर्स्ट 0 बाई 0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, 1 टू पावर इन्फिनिटी, 0 टू पावर 0, और इन्फिनिटी टू पावर 0। अब ये बात हो गई कि अगर ये 7 फॉर्म आ गया, तब चलो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म में फंक्शन पहुंच गया। मतलब इस फंक्शन का वैल्यू डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से नहीं निकलेगा। जब नहीं निकलेगा, तब फिर फाइंड कैसे करेंगे। अब उसी को फाइंड करने के लिए हमारे पास लिमिट चैप्टर आया। तो अब स्टूडेंट, इसके बाद आप एक टर्म का स्टडी आप कर लीजिए। इस टर्म का यूज हम करेंगे, अभी भी किए थे, लिमिट यक्स टेंस टू ए लिखे थे। तो आप इसका मीनिंग समझिए। मीनिंग टू टेंड्स टू, फर्स्ट नंबर यक्स टेंस टू 0 माइनस, या फिर इसे आप यक्स टेंस टू ए माइनस लेंगे। ये फर्स्ट ऑफ ऑल है स्टूडेंट। इसका मीनिंग है कि यक्स ए को टेंड कर रहा है, और टेंड जो कर रहा है वो लेफ्ट से कर रहा है। अब देखिए लेफ्ट क्या है, ये आपके पास नंबर लाइन है। इस नंबर लाइन पर आप ए पॉइंट ले लेते हैं। अब इस ए पॉइंट में लेने के बाद आप लेफ्ट की ओर देखिए, तो नंबर लाइन में, नंबर लाइन तो आपको याद होगा, ऐसे नहीं याद है तो आप फिर से हम लिखते हैं, ये 0 है, 1 है, 2 है, -1 है, -2 है स्टूडेंट। मतलब लेफ्ट साइड जाने के बाद वैल्यू कमता है, और राइट साइड की ओर बढ़ने के बाद 0 से, ऑरिजिन से राइट साइड जब जाएंगे तो वैल्यू बढ़ जाता है। इसका अर्थ है यहां a-0 है या a- है, तो इसका अर्थ है स्टूडेंट कि a में माइनस करने का मतलब कि ये हमारे पास कौन सा साइड है, लेफ्ट साइड है। तो a-h जो है वो हमारा लेफ्ट साइड है। तो इसका मतलब कि लेफ्ट साइड से, ये जो लेफ्ट साइड है, उस लेफ्ट साइड से a पर फंक्शन a का वैल्यू जो x का जो वैल्यू है वो टेंड कर रहा है, मतलब अप्रोच कर रहा है। अप्रोच का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट, ये समझिए। मैं एक बुक में हिंदी लिटरेचर में पढ़ा हूं कि सपोज दैट आपको रेलवे स्टेशन आपके घर से 1 किलोमीटर है। आपके घर से रेलवे स्टेशन, ये आपका होम है, वहां से आपके पास जो रेलवे स्टेशन है वो स्टूडेंट 1 किलोमीटर है, सपोज कीजिए। अब आपको एक कंडीशन हम देते हैं। कंडीशन क्या है कि आपको 1 घंटे में जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस का हाफ डिस्टेंस आपको तय करना है। तो देखिए क्या हुआ कि पहले 1 घंटे में आपने हाफ किलोमीटर चले गए, फिर नेक्स्ट 1 घंटे में फिर इसका हाफ 2 स्क्वायर हो गया,
फिर नेक्स्ट उसके 1 घंटे में फिर इसका हाफ जाएंगे, 2 क्यूब होगा। फिर नेक्स्ट उसके 1 घंटे में 2 का पावर 4 होगा। फिर रेस्ट इतने डिस्टेंस बचा हुआ है, फिर नेक्स्ट जाएंगे तो 1/2 का पावर 5 होगा। इस प्रकार से प्रत्येक 1 घंटे में जो बची हुई डिस्टेंस है उसकी आधी दूरी आप तय करें। तो क्या यह संभव है कि हम रेलवे स्टेशन पर पहुंचेंगे? यह संभव नहीं है, लेकिन रेलवे स्टेशन के इतने नजदीक पहुंच जाएंगे, हमारे पास जो पोजीशन है जिस जहां रीच करना है, यहां पहुंच जाएंगे कि एकदम बिल्कुल नजदीक होंगे, लेकिन कभी भी उस डिस्टेंस पर नहीं पहुंचेंगे। तो टेंड का भी मीनिंग यही है कि लेफ्ट साइड से यक्स का वैल्यू टेंड कर रहा है, माने ए के नजदीक पहुंच रहा है, और वह डिस्टेंस इतना कम है कि वह डिस्टेंस जो है, माने जहां आप रीच किए हैं और जो ए है, जहां आप उसके नेबरहुड पर हैं और जहां ए है, उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो इतना स्मॉल नंबर है कि आप उसे 0 मान सकते हैं। आप उसे 0 मान सकते हैं, लेकिन ए पर आप रीच नहीं किए हैं, ए पर आप नहीं पहुंचे हैं। यक्स का वैल्यू कभी भी ए पर नहीं पहुंचा है। तो आप इतने नजदीक पहुंच चुके हैं कि लगभग ए पर हैं, लेकिन ए पर नहीं है। तो टेंड का मीनिंग यही है। मतलब आप अगर इसकी मीनिंग को हम कहें तो हम इसे पढ़ेंगे, दिस इज रीड एज यक्स टेंड्स टू ए। ये मेन बातें हैं, यक्स टेंड्स टू ए। इसे क्या पढ़ेंगे? यक्स टेंड्स टू ए, और किस साइड से? फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट साइड से पहुंचने का काम कर रहा है, फ्रॉम लेफ्ट। तो स्टूडेंट ये याद रखना है कि जहां भी आपके पास यक्स टेंड्स टू ए माइनस लिखा हुआ मिले तो आप ये समझेंगे, क्या समझेंगे आप, कि यक्स टेंड्स टू ए तो आपको समझ में आ रहा होगा या नहीं दिखाई पड़ रहा होगा? चलिए यहां लिख देते हैं, यक्स टेंड्स टू ए फ्रॉम लेफ्ट। लेफ्ट से आप जो है ए पर पहुंचने का कार्य कर रहे हैं स्टूडेंट। मतलब यक्स जो है इतना क्लोज है, 1 मिनट, इसे तो आप मिटा देते हैं, तो आप इसे कहेंगे कि दिस मीन्स यक्स इज वेरी क्लोज टू ए, but it is always less than a। इसका मीनिंग है कि यक्स जो है ए के बहुत ही क्लोज है, बहुत ही क्लोज है स्टूडेंट। लेकिन एक लाइन है कि बट इट इज ऑलवेज लेस देन ए, माने बहुत करीब है लेकिन ए से लेस देन है। माने वही बातें हैं जो अभी हमको आपको बता रहे थे कि आप, ये नंबर लाइन है, आप इसके नजदीक पहुंचने का कार्य कर रहे हैं, आप इसके बहुत ही क्लोज चले गए, इतने क्लोज पहुंच चुके हैं जो कि मैं बोर्ड पर आपको नहीं रिप्रेजेंट कर सकता हूं, इतने नजदीक है। माने ये डिस्टेंस, इसके बीच का जो डिस्टेंस है स्टूडेंट, वो विजिबल नहीं है, बहुत छोटा डिस्टेंस है। इसलिए कैलकुलस में ग्राफ खींचना भी कहीं कहीं अनर्थ का कार्य हो जाता है। तो आप इसके इतने नजदीक हैं कि उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 0 है, लेकिन आप ए पर नहीं है। इसके मतलब जस्ट जितना भी छोटा हो सके, जितना भी छोटा हो सकते, जितना इमेजिनेशन करो, जितना नियरेस्ट पहुंच सको, या आप इसके जितना नियरेस्ट पहुंचो आप पहुंच जाओ। इसलिए कहता है कि इसका मीनिंग जो है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यक्स इज वेरी क्लोज टू ए। यक्स जो है ए के बहुत नजदीक है, लेकिन कभी भी इट इज ऑलवेज लेस देन ए, लेकिन ये ए के लेस देन है। अब स्टूडेंट
ये तो एक नंबर हुआ टेंस टू का मीनिंग। इसमें 3 कंडीशन लेंगे हम, सेकंड में लेंगे। अब आप क्या करेंगे सेकंड में हम, कि आप जो है अब इसमें जो माइनस का कंडीशन ले रहे थे वो a+0 ले लेते हैं या a+ लेते हैं। अब जैसे ही a+ लेंगे तो a+ का मीनिंग ये है a+h, a से वैल्यू बढ़ेगा। आपको हम बताए थे अभी नंबर लाइन लेकर कि ये 0 है, 1 है, 2 है, मतलब आप जैसे जैसे राइट की ओर बढ़ेंगे तो आपका वैल्यू बढ़ेगा। तो a+ मैंने ए में कुछ वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं तो ऑलवेज कहां होंगे, राइट साइड होगा a+। तो ये इतना छोटा है h कि आप इसे 0 समझे, a+h। मतलब अब जो टेंड करने की जो स्थिति है, इस एरो को मत देखिएगा, अब जो टेंड कर रहा है वो x, वो इस तरफ से टेंड कर रहा है, किधर पहुंचने के लिए, ए पहुंचने के लिए ये टेंड कर रहा है स्टूडेंट, यहां से टेंड कर रहा है। ये टेंड किया कि आप ए के नजदीक पहुंचे, ये टेंड का मीनिंग है। तो जैसे ही a+ मिलता है तो आप समझेंगे कि राइट साइड से आप टेंड कर रहे हैं। कहां पर टेंड कर रहे हैं, ए पहुंचने के लिए आप टेंड कर रहे हैं। इसका मीनिंग, इसको आप क्या पढ़ेंगे, दिस इज रीड एज x टेंड्स टू a फ्रॉम राइट। अब राइट से आप टेंड कर रहे हो। फिर वही कंडीशन मैं कहूंगा कि आप x जो टेंड कर रहा है वो इसके नियरेस्ट है, काफी नियरेस्ट है, वेरी वेरी क्लोज कह सकते हो, वेरी सिर्फ नहीं, वेरी वेरी क्लोज। तो आप इसके काफी नजदीक हो, लेकिन कभी भी फिर ए से इधर से पूछ रहे हो ना, राइट साइड से, तो काफी नजदीक हो, लेकिन जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन ए होगा। माने यक्स का जो वैल्यू होगा वो ऑलवेज ए से बड़ा होगा राइट साइड में। तो आप इसका लिख सकते हो कि दिस मीन्स यक्स इज वेरी क्लोज टू ए। अच्छा, ये बीच में आ रहा है, वेरी क्लोज टू ए, but it is always greater than a। तो इसमें 2 अर्थ आपने देखा कि जब a माइनस करते हैं तो बस यहां लिखना है कि x टेंड्स टू फ्रॉम लेफ्ट, और a+ में क्या होता है, फ्रॉम राइट। लेफ्ट में वैल्यू क्या होगा, जस्ट ए से कम होगा, और राइट में जब रहोगे तब क्या होगा, राइट चल रहे हैं, ये नंबर लाइन है, राइट आए तो ए से क्या होगा, वैल्यू बढ़ जाएगा, तो जस्ट ग्रेटर देन होगा, और उधर जब लेफ्ट में होंगे तो जस्ट लेस देन होगा। लेकिन कभी भी वैल्यू ए के बराबर नहीं होगा स्टूडेंट, कभी भी वैल्यू ए के बराबर नहीं होगा। अब देखो, एक में जस्ट लेस देन की बात की है और एक में जस्ट ग्रेटर देन कर रहे हैं इसे। अब एक मीनिंग और भी आता है लिमिट में, थर्ड नंबर, जिसमें प्लस और माइनस नहीं लिखा हुआ होगा स्टूडेंट, जिसमें प्लस माइनस नहीं लिखा हुआ होगा। मैं लिमिट पढ़ाने के क्रम में आपसे बोलूंगा, आप लिमिट को पहले जरूर देखेंगे, तो आपको लिमिट पढ़ाने के क्रम में कहेंगे कि x टेंड्स टू a+, लिमिट x टेंड्स टू a-, या लिमिट x टेंड्स टू a, या फिर हम इंडिटरमिनेट फॉर्म कहेंगे कि स्टूडेंट यहां जो लिमिट है वो 0/0 है, लिमिट का जो फॉर्म है ∞/∞ है। तो आपको एट ए टाइम समझना होगा उसका मीनिंग। तो अब ये जब a लिख दिए, इसका मतलब कि लेफ्ट और राइट अभी तत्काल इसमें नहीं लिखा हुआ है, तो आप सीधे कहेंगे ऐसी स्थिति में लेफ्ट भी ले सकते हैं, राइट भी ले सकते हैं, या दोनों ले सकते हैं। कहां कौन अप्लीकेबल होगा वो बात की बात है, लेकिन आप तत्काल टेंस टू ए का मीनिंग पढ़ेंगे। दिस इज रीड एज x टेंस टू ए, x टेंस टू ए। और फ्रॉम लेफ्ट फ्रॉम राइट नहीं लगाएंगे, हम लेफ्ट से भी कोशिश करेंगे और राइट से भी कर सकते हैं, या अगर वन साइडेड लिमिट होगा तो एक से भी कर सकते हैं। तो आप बस टेंस टू ए, मैंने लेफ्ट से भी देखना होगा, राइट से भी देखना होगा।
तो दिस मीन्स x इज वेरी क्लोज टू ए के बहुत क्लोज है। अब हम ये नहीं लिख रहे हैं कि जस्ट लेस देन या जस्ट, दोनों लिखेंगे तो दोनों कंडीशन लिखेंगे। अगर यहां लिखेंगे तो दोनों लिखना होगा, बट इट इज ऑलवेज लेस देन, और या आइदर लगा देंगे लेस देन और ग्रेटर देन ए, बट इट इज ऑलवेज आइदर लेस देन और ग्रेटर देन ए। मतलब टेंस टू ए लिखा हुआ है तो लेफ्ट से भी कर सकते हैं, राइट से भी कर सकते हैं, हम स्टूडेंट फ्री हैं। अब कहां लेफ्ट से करना है, कहां राइट से करना है, कहां दोनों से करना है, इसका हम थ्योरीज में चर्चा करेंगे। तो स्टूडेंट आपको दो बातें हमने लिमिट के बेसिक्स बातों में हमने कहा। एक टॉपिक हमने लिया कि इनडिटरमिनेंट फॉर्म क्या है, या उसको मीनिंगलेस फॉर्म कहे तो मीनिंगलेस फॉर्म क्या है। दूसरी बात हमने कहा स्टूडेंट कि आपका मीनिंग ऑफ टेंड्स टू का मतलब क्या है, और उसके लिए मैं एक फिलॉसफी, एक एग्जांपल भी रखा। कहीं भी आप डिस्टेंस लें, 1 किलोमीटर का ही दूरी आप लें पूरे लाइफ में आप चलने के लिए, कंडीशन ये रखें कि पर आवर में जो रेस्ट डिस्टेंस है, जो आपके पास डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस है, उसका हाफ डिस्टेंस ट्रैवल करें। तो एक व्यक्ति अपने संपूर्ण लाइफ में भी अगर इस कंडीशन के तहत कहीं पहुंचता है तो आप समझ लीजिए कि वो उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर उसे पहुंचना है, उस पॉइंट पर नहीं पहुंच सकता है, लेकिन उसके बिल्कुल करीब होगा, इतना करीब होगा कि उसकी दूरी 0 के बराबर होगा स्टूडेंट। तो इस फिलॉसफी से भी आप उसको समझ सकते हैं। अब ये दो बेसिक बातें हो गई। अब आपको यह समझना है कि लिमिट है क्या। अभी पीछे हमने इनडिटरमिनेट फॉर्म की बात किया था, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट की बात करते हैं स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट। अब जैसे ही आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो डिफिनेशन क्लियर होगा। अभी हमने एक फंक्शन लिया था, एक फंक्शन एग्जांपल में रखा था स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2, और f2 का वैल्यू फाइंड करने के लिए कहे 2 स्क्वायर माइनस 4 2 माइनस 2। ये हमने कहा कि ये 4 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 आ गया, 0 बाई 0 आ गया, और 0 बाई 0 जो है वो इनडिटरमिनेंट फॉर्म है। अब ये तो आ गया इनडिटरमिनेंट फॉर्म में। अब तो जैसे ही इनडिटरमिनेंट में आ गया वो मीनिंगलेस है, माने मैथमेटिक्स में अब इसका कोई कैलकुलेशन नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है इसका स्टूडेंट। तब तो आपको सोचना पड़ेगा ना कि क्या करें हम। 2 पर तो फंक्शन ऐसे कहे तो रफली हम कह सकते हैं कि 2 पर फंक्शन डिफाइंड नहीं है। मतलब अब तब ऐसी स्थिति में 2 पर नहीं है तो जस्ट आप 2 के नजदीक जाकर माने यक्स का वैल्यू जो है वो टेंड करेगा, 2 पर टेंड करेगा, लेफ्ट से भी और राइट से भी, दोनों तरफ से स्टूडेंट टेंड करवाएंगे, और तब देखेंगे कि फंक्शन का वैल्यू का अप्रोच किधर है, माने एफएक्स किस ओर टेंड कर रहा है। जिधर एफएक्स का अप्रोच होगा, जिधर एफएक्स टेंड करेगा, वही कहेंगे कि उस फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू होगा, वही वैल्यू फंक्शन का लिमिट कहलाएगा। जैसे टेंड करने का मीनिंग हम आपको बताते हैं। आप दो टेंडेंसी की बात हमने कहा, लेफ्ट टेंडेंसी और राइट टेंडेंसी। लेफ्ट हैंड लिमिट उसी को बाद में कहेंगे, वो देखते हैं। पहले हम लेफ्ट टेंडेंसी की बात करते हैं स्टूडेंट। लेफ्ट टेंडेंसी क्या है? लेफ्ट टेंडेंसी, लेफ्ट से टेंड करना है आपको। जैसे ये 2 है, ये सपोज कीजिए 1 है, इसके नजदीक जाइए 1.5, 1.6, 1.7। टेंडेंसी देखिए, लेफ्ट से फंक्शन जो है 2 की ओर टेंड करेगा, तो आप टेंडेंसी देखेंगे कि एफएक्स का फंक्शन किस ओर टेंड करेगा। ये टेंडेंसी रीड करना होगा आपको। जैसे आप
x इक्वल टू 1.5 लेंगे। देखिए एफ एक्स क्या होगा, जैसे ही स्टूडेंट 1.5 लोगे, हम यहां रफ करके आपको दिखाते हैं इसका वैल्यू क्या होगा। तो ये हो गया 1.5 पर फंक्शन का वैल्यू 1.5 का होल स्क्वायर माइनस इतना डिवाइडेड बाय 1 माइनस 4 5 इंटू 2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ेंगे 1.5 माइनस 2 हो गया, 4 था ना तो 2 स्क्वायर सॉरी, और 1.5 प्लस 2 हो गया स्टूडेंट, और डिवाइडेड बाय 1.5 माइनस 2। देखिए फैक्टर कैंसिल हो गया, 2 और 1.5 इक्वल्स टू कितना हो गया स्टूडेंट, 3.5 हो गया, माने एफ एक्स का वैल्यू 3.5 हो गया। अब आप x बराबर 1.6 लीजिए, एफ एक्स जो है वो 3.6 हो जाएगा। अब आप x इक्वल्स टू 1.7 लीजिए, एफ एक्स आपके पास 3.7 हो जाएगा। x बराबर 1.8 लेंगे, एफ एक्स का वैल्यू जो है 3.8 हो जाएगा। x इक्वल्स टू 1.9 लेंगे, एफ एक्स का वैल्यू स्टूडेंट 3.9 होगा। अगर आप x बराबर 1.99 ले लेंगे, एफ एक्स का वैल्यू 3.99 हो जाएगा स्टूडेंट। ये बता रहा है x जो है धीरे धीरे किधर टेंड किया, 1.5 से 1.99 की ओर टेंड कर रहा है, माने x का जो वैल्यू है स्टूडेंट वो 2 की ओर टेंड कर रहा है। तब एफ एक्स क्या हुआ, 3.5 से शुरू हो रहा है, देखो बढ़ रहा है वैल्यू 3.6 3.7 3.8 3.9 3.99। इसका मतलब कि एफ एक्स का जो टेंड करने का टेंडेंसी है वो 4 है। मतलब x जो है लेफ्ट टेंडेंसी हमने लिखा है कि अगर x जो है 2 की ओर टेंड करता है, तब ऐसी स्थिति में फंक्शन जो एफ एक्स है उसकी टेंडेंसी 4 की ओर टेंड करने का हो जाता है। तब तो ये तो कंफर्म हो गया कि लेफ्ट साइड से x को 2 की ओर टेंड करवाएंगे तो एफ एक्स 20 से निकलकर 4 की ओर टेंड करने लगेगा। अब यही अप्रोच आप राइट से भी लीजिए, कि अगर राइट टेंडेंसी में क्या होता है। इसके बाद हम आपको एक फिलॉसफी बताते हैं कि क्यों दोनों साइड से हम देखते हैं। तो अगर आप स्टूडेंट यहां से राइट टेंडेंसी अगर इसका लेना चेक करेंगे, राइट टेंडेंसी, अब राइट का मतलब है, फिर से हम आपको रफ दिखाते हैं, ये 3 होगा, 2.5 2.4 ऐसे 2.3 धीरे धीरे वैल्यूज को कम करेंगे तो x इक्वल्स टू 2.5 लेंगे, एफ एक्स का वैल्यू स्टूडेंट 4.5 होगा। और x का वैल्यू कम करो, 2 की ओर जाना है, वैल्यू कमेगा, 2.4 जा रहे हैं, कमेगा वैल्यूज, इधर से आ रहे हो 2 की ओर, तो एफ एक्स जो है तुम्हारे पास 4.4 हो गया। x बराबर 2.3 लेंगे, एफ एक्स तुम्हारे पास 4.3 हो गया स्टूडेंट। x 0.2 लो, एफ एक्स का वैल्यू 4.2 हो जाएगा। x बराबर 2.1 लोगे, एफ एक्स का जो वैल्यू है 4.1 हो जाएगा स्टूडेंट। और छोटा ले ले 0.1, एफ एक्स जो है 4.01 हो गया स्टूडेंट। इसका मतलब कि फिर इधर से 2 की ओर टेंड किया, x फिर 2 की ओर टेंड कर रहा है, राइट से 2 की ओर बढ़ रहा है। तब क्या हुआ, ऐसी स्थिति में यहां फिर फंक्शन 4 की ओर टेंड कर रहा है स्टूडेंट। इसका मतलब कि x को, ये नंबर लाइन हमारा है, लेफ्ट से x 2 की ओर आ रहा है और राइट से भी स्टूडेंट 2 की ओर आ रहा है। ऐसी स्थिति में जो फंक्शन है उसका जो टेंडेंसी है टेंड करने का वो 4 की ओर बढ़ रहा है। जैसे ही दोनों तरफ से टेंडेंसी फाइनाइटली इक्वल नजर आ जाए, तब ऐसी स्थिति में आप कहोगे कि उसका जो लिमिट है वह लिमिट 4 के बराबर होगा। तब ऐसी स्थिति में आप कहोगे स्टूडेंट, जब ऐसा स्थिति आ जाए दोनों तरफ से टेंड करने का मतलब है, तब आप कहोगे, क्योंकि आप कहेंगे कि ए फाइनाइट वैल्यू, ए फाइनाइट नंबर आप कह लो यल इज सेड टू बी द लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एट ए इफ एफ एक्स अप्रोच द फिक्स्ड यूनिट नंबर यल। अगर एफ एक्स जो है एक फिक्स्ड यूनिट नंबर यल की ओर टेंड कर जाता है, तब ऐसी स्थिति में आप कहेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू ए एफ एक्स इक्वल्स टू यल होगा। तो आप ऐसी स्थिति में दोनों, लेफ्ट से भी हमने देखा, राइट से भी देखा स्टूडेंट, अगर दोनों तरफ से मतलब x जब टेंड किया 2 माइनस, तब भी एफ एक्स का जो अप्रोच है
वो 4 माइनस में है, 4 से थोड़ा कम था अभी जो ग्राफ लिए। और जब आप यक्स जो है 2 प्लस लेते हैं तो एफ एक्स का भी जो अप्रोच 4 प्लस आया, 4 से जस्ट थोड़ा सा बड़ा, माने आप 4 की ओर टेंड करना। टेंड की स्थिति में कहेंगे कि फाइनली कि यक्स जो है 2 की ओर टेंड किया तो एफ एक्स किसको टेंड करेगा? जब यक्स कहेंगे 2 की ओर टेंड करेगा, प्लस माइनस हटा रहे हैं स्टूडेंट, तब ऐसी स्थिति में कहेंगे कि फंक्शन 4 की ओर टेंड किया। और ऐसा ही केस जब आएगा तब आप कहोगे कि लिमिट यक्स टेंड्स टू 2, एफ एक्स का जो वैल्यू होगा स्टूडेंट वो 4 के बराबर होगा। इसका मतलब है कि दोनों तरफ से, लेफ्ट भी देखना है राइट भी देखना है, दोनों तरफ से यक्स का वैल्यू 2 की ओर टेंड करवाएंगे, या जो भी लिमिट का वैल्यू होगा। ए है तो ए की ओर टेंड करवाएंगे और तब देखेंगे कि एफ एक्स का अप्रोच किस ओर है। अगर दोनों साइड से टेंड करवाने के बाद एफ एक्स अगर सेम अप्रोच की ओर बढ़ रहा है, सेम अप्रोच में गया और फाइनाइटली अप्रोच में जा रहा है, तब ऐसी स्थिति में आप उसे कहेंगे कि उसका लिमिट जो है वो जिस ओर अप्रोच कर रहा है, मान लो यल की ओर अप्रोच कर रहा है, फाइनाइटली यल की ओर अप्रोच कर रहा है, तब ऐसी स्थिति में कहेंगे कि उसका लिमिट जो है यल के बराबर होगा। अब इसका स्टूडेंट डिफिनेशन की बात कहें, अभी अप्रोच कर रहे थे, इसका अगर डिफिनेशन करें तो एक तो वर्किंग डिफिनेशन होगा, एक मैथमेटिकल डिफिनेशन होगा। अच्छा, एक फिलॉसफी की बात कर रहे हैं। एक क्या है स्टूडेंट कि मैं एक इमेजिनेशन ले रहा हूं ग्राफिकल स्टैटिक्स में। ये आपके पास मान लो ये तुम्हारे पास कहीं एक होल है, ऐसे है। आप सपोज करो लिमिट क्या है, जस्ट आप लाइफ में सपोज करो आप, ये एक गड्ढा है आपके रास्ते में जाते हुए, सपोज कर लीजिए कि ये हमारे पास गड्ढा है। अब ये जो गड्ढा है स्टूडेंट, रास्ते में जा रहे हैं, आपको गड्ढा मिल गया और मान लीजिए कि और भी रास्ते हैं जाने के लिए इस तरफ, जिससे दूसरे साइड भी आप जा सकते हो। तो आप इसके नजदीक जाइए, गड्ढे में मत गिर जाइएगा, इसके नजदीक जाकर, अभी इसके बराबर पर नहीं होएगा, थोड़ा सा इधर ही खड़ा होकर देखते हैं। जैसे ही आप देखेंगे स्टूडेंट तो इसकी गहराई को देखेंगे। अब इसकी गहराई को आप देख रहे हो तो सपोज करो कि इस साइड से इसकी गहराई इतनी नजर आई। अब आप किसी टाइप से दूसरे तरफ चले जाओ और इसकी गहराई को देखो। अब इसकी गहराई आपको यहां आ गई। तब ऐसी स्थिति में आप लेफ्ट से नहीं गहराई नाप रहे हैं, राइट से भी नहीं नाप रहे हैं, या आपको इधर से दिखाई ही नहीं पड़ रहा है कि क्या है। मान लो कि ये इनफाइनाइट तक चला गया स्टूडेंट, अनंत बिंदु तक चला गया ऐसे। तब ऐसी स्थिति में आप गहराई नहीं बता सकते हो कि क्या होगा। इसलिए हमने कहा कि तभी सेटिस्फैक्शन होगा। इसको ऐसे कर देते हैं कि आप लेफ्ट से देखो, ये नजर आया कि 5 मीटर गड्ढा है, और राइट से गए इधर से नापे कि 5 मीटर गड्ढा है। तब ऐसी स्थिति में कहेंगे कि इसकी गहराई 5 मीटर है। जस्ट यही फिलॉसफी आपके पास लिमिट में भी काम करेगा। और भी मैं बाद में इसका डिटेलिंग करूंगा जब इसका डिफिनीशन वगैरह हम बताएंगे आपको। तो कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट की बात हो गई। अब आप लिमिट के डिफिनेशन की बात करते हैं। अब आप लिमिट के डिफिनेशन की बात करते हैं। डिफिनेशन क्या कहे? ए नंबर, पहले जो हमने किया उस पर, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट से जो डिफिनेशन मिल रहा है उसके ऊपर बात करते हैं। फिर आप ऐसा कर लो कि इसे वर्किंग डिफिनेशन ऑफ लिमिट भी कह सकते हो, जो वर्क करता है वो। बाद में हम इसका मैथमेटिकली आपको डिफाइन करेंगे। ए नंबर यल इज सेड टू बी द लिमिट of a function f at x equals to a if, हमने कहा क्या कहा कि दोनों तरफ से अप्रोच सही सेम होना चाहिए। एफ एक्स अप्रोच
किस वैल्यू पर? यल वैल्यू पर ले लेते हैं। द फिक्स्ड नंबर यल, दोनों तरफ से आपने लिया, या फिक्स्ड यूनिक भी लिख सकते हो। इसमें और एक शब्द जोड़ दो तो बढ़िया है, फिक्स्ड यूनिक नंबर यल, दोनों तरफ से यल को टेंड किया। या फिर आप कह दो कि एफ एक्स इक्वल टू डायरेक्ट यल आ गया। व्हेन यक्स अप्रोच यच है सी एच, व्हेन यक्स अप्रोच इज एनी पॉइंट ए, या व्हेन एक्स अप्रोच एनी पॉइंट ए पॉइंट की ओर अप्रोच करता है, तब ऐसी स्थिति में आप इसको लिमिट यक्स टेंस टू ए कहेंगे। मतलब कहने का अर्थ है, ऐसे लिख देते हैं कि व्हेन या एज यक्स टेंस टू ए, यक्स ए को टेंड किया, तब ऐसी स्थिति में एफ एक्स यल को टेंड करता है। यक्स ए को टेंड किया, अभी एग्जांपल लिए थे, यक्स 2 को टेंड करता था तो एफ एक्स 4 को टेंड कर रहा था। तो यक्स ए को टेंड करेगा, तब ऐसी स्थिति में एफ एक्स यल को टेंड करेगा, और तब आप ऐसी स्थिति में कहेंगे कि देन लिमिट यक्स टेंस टू ए, एफ एक्स का जो वैल्यू है वो यल के बराबर होगा। अब देखिए, जो कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट में हमने एग्जांपल लेकर आपको डिटेल किया, ठीक वही उसी लाइन को हम यहां लिखे हैं, उसी लाइन को लिखे हैं। क्या लिखे हैं कि एक नंबर यल आपके पास लिमिट कहलाएगा ए पॉइंट पर ऑफ ए फंक्शन एफ ऑफ ए फंक्शन एक्स एट यक्स इक्वल टू ए। यक्स इक्वल टू ए पर फंक्शन एफ का लिमिट यल कहलाएगा। कब कहलाएगा? इफ एफ एक्स अप्रोच द फिक्स्ड यूनिक नंबर यल, यदि एफ एक्स यल नंबर की ओर, एक फिक्स्ड यूनिक नंबर यल की ओर अप्रोच करने लगता है। व्हेन एक्स अप्रोचेज एनी पॉइंट ए, जब यक्स ए पॉइंट की ओर अप्रोच करता है, तो ऐसी स्थिति में आप लिमिट यक्स टेंस टू ए कहेंगे। तो सिंपल सा डिफिनेशन है कि आपके पास में यक्स इक्वल टू ए है, उस यक्स इक्वल टू ए पर, फिर से ध्यान से सुनेंगे, यक्स इक्वल टू ए पर आप क्या करो, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करो फंक्शन में वैल्यू को, यक्स इक्वल टू ए सब्स्टिट्यूट करो। सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या होगा स्टूडेंट, जैसे ही आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा कि वो जो फंक्शन है वो इनडिटरमिनेट फॉर्म में आ गया, जो आपका 0/0, इन्फिनिटी 0, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 माइनस इन्फिनिटी, 1 टू पावर इन्फिनिटी, 0 टू पावर 0, या इन्फिनिटी टू पावर 0। तो आपके जैसे ही इनडिटरमिनेट फॉर्म में आ गया, तब आप क्या करोगे कि जिस पॉइंट पर वह इनडिटरमिनेट फॉर्म में आ रहा है, तो उसके लेफ्ट साइड से भी आप टेंड करवाओ वैल्यू को, और राइट साइड से भी स्टूडेंट टेंड करवाओ, और तब ऐसी स्थिति में देखो कि एफ एक्स किस ओर टेंड कर रहा है। अगर एफ एक्स भी एक यूनिक नंबर यल की ओर अगर टेंड कर रहा है, तब ऐसी स्थिति में आप कहोगे कि फंक्शन का जो लिमिट है वह फंक्शन का लिमिट यल के इक्वस होगा, यल के इक्वस होगा। यक्स टेंस टू ए, माने लेफ्ट और राइट दोनों है, तो एफ एक्स यल की ओर टेंड किया, तब ऐसी स्थिति में लिमिट यक्स टेंस टू ए, एफ एक्स इक्वस टू यल कहेंगे स्टूडेंट। अब ये आप ऐसा कर लो कि आप इसको मान लो कि वर्किंग डिफिनेशन ऑफ लिमिट है ये स्टूडेंट। अब मैथमेटिकली इसको देखते हैं कि क्या होता है। अब जैसे ही आप इसको मैथमेटिकली लिमिट को डिफाइन करेंगे, अभी हम डिफिनेशन पढ़ रहे हैं, जैसे ही मैथमेटिकली हम डिफाइन करेंगे, यहां लिखते हैं, देखिए क्या है, ये यक्स इक्वल टू ए है। सिचुएशन क्या है, ये है आपके पास, ये है, ये फंक्शन है स्टूडेंट यक्स वाई, ये वाई इक्वल टू एफ एक्स हमारे पास एक फंक्शन है। इस फंक्शन में आप क्या करते हो, ये जस्ट लेस ग्रेटर देन है ए प्लस एच और ए माइनस एच। इस फंक्शन पर स्टूडेंट जो है, और यहां चूंकि इस फंक्शन ए पर इसकी वैल्यू इनडिटरमिनेट है, माने ये उसको अनिर्धारित है, उसका निर्धारण नहीं कर पा रहे हो,
वो जो 7 फॉर्मेट हमने बताया, बहुत सारे राइटरों ने 8 भी बनाया है, वो कहां बनाया वो हम क्वेश्चन में लेकर आएंगे, लेकिन मैथमेटिक्स के वर्ल्ड एसोसिएशन ने 7 फॉर्मेट की बात किया है। तो उस 7 में से आप जैसे ही आप x इक्वल टू ए फंक्शन में रखोगे तो आपका इनडिटरमिनेट फॉर्म में चला जाएगा। तो जस्ट आप a माइनस एच पर और a प्लस एच पर आप उसके वैल्यू को देखेंगे। अब क्या देखें कि ये फंक्शन का वैल्यू है, आप इसको बहुत नजदीक रखेंगे हमारे पास, चूंकि आप जितना भी इसके क्लोज जा सकते हैं, तो ग्राफिकली आपको दिखाने के लिए, चूंकि ये बोर्ड है तो आपको दिखाई पड़े, इसलिए थोड़ी हम डिस्टेंस में ले लेते हैं। स्टूडेंट लीजिए, थोड़ा हम भी नजदीक करके दिखाए। ये तुम्हारे पास a माइनस ए प्लस राइट में हो डेल, और इस पॉइंट को हम लोग यहां लिख देते हैं a माइनस डेल, ये है। तो जैसे ही आप लेफ्ट से जाते हो तो देखे क्या कि ये जो फंक्शन का जो वैल्यू है वो यल में कुछ वैल्यू कम है, एप्सिलॉन मान लो, यल माइनस एप्सिलॉन है। और जैसे ही राइट में जाते हो स्टूडेंट तो इसका भी वैल्यू होगा, ये वैल्यू है, तो इसका राइट से वैल्यू देखते हो कि यल प्लस एप्सिलॉन है। इसका अर्थ है कि फंक्शन जो यल है, फंक्शन जो है लेफ्ट से जब इसकी a माइनस डेल पर थे, माने a को अप्रोच कर रहा है, a का अप्रोच कौन कर रहा है, a माइनस डेल। डेल क्या है, बहुत छोटा नंबर, कितना छोटा है, 0 के बराबर है। तो इसका मतलब कि a जो है लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हैं a की ओर, लेफ्ट से a की ओर अप्रोच कर रहे हैं, तो फंक्शन जो है यल माइनस एप्सिलॉन पर पहुंचा। इसका मतलब कि फंक्शन का वैल्यू यल की ओर अप्रोच किया। और जब फंक्शन को राइट से अप्रोच लेते हैं, a प्लस डेल पर पहुंचते हैं, डेल एक बहुत छोटा संख्या है, टेंस टू 0 है, वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर्स आप कर सकते हो डेल को। तो जैसे ही डेल पर पहुंचते हो तो फंक्शन यल प्लस एप्सिलॉन पर पहुंच जाता है स्टूडेंट। इसका मतलब है कि इधर से भी फंक्शन यल की ओर टेंड किया और इधर से भी फंक्शन यल की ओर टेंड किया, तो दोनों तरफ से फंक्शन यल की ओर टेंड करता है। तब ऐसी स्थिति में हम लोग कहेंगे कि जो फंक्शन का वैल्यू है वो फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, फंक्शन का लिमिट का x इक्वल टू ए पर लिमिट का जो वैल्यू होगा वो यल के बराबर होगा। फिर से देखिए क्या है, मैथमेटिकली पहले हम कैलकुलेशन दिखा दे रहे हैं। ये जो a है स्टूडेंट, x इक्वल टू ए है, x इक्वल टू ए है। तो x का जो वैल्यू है वो आप ऐसा कर लो कि x का वैल्यू a से बड़ा है, a माइनस डेल से बड़ा है और a प्लस डेल से भी छोटा है, ये x है स्टूडेंट। एक एक कैलकुलेशन देखो, x ये है, ये पोजीशन को x लिख ले, तो x कभी भी इक्वल टू 0 नहीं होगा, डेल 0 नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। तो आप क्या करोगे, आप इसमें इसके कैलकुलेशन में इसके x के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो इसका जो कैलकुलेशन करेंगे उसमें आप माइनस a कर दो, तो a माइनस डेल माइनस a कर दिए, x माइनस a, इसमें भी a प्लस डेल और माइनस a कर दिए, कैंसिल आउट हो गया स्टूडेंट। तो माइनस डेल से लेकर x माइनस a प्लस डेल तक हो गया। तो आप अब देखिए स्टूडेंट, माइनस a से जस्ट ग्रेटर दैन a से लेस दैन, इसका मतलब है कि मॉड ऑफ a लेस दैन 1। ये मॉड के प्रॉपर्टीज से हमने इसको लिखा, इसका मीनिंग ये है। तो यहां बीच में ये है, तो इसका मतलब कि मॉड ऑफ x माइनस a वो लेस दैन डेल हो जाएगा, लेस दैन डेल होगा। हाँ, ये याद रखना है कि नॉट इक्वल टू a माने 0 के बराबर नहीं होगा, नॉट इक्वल टू a जरूरी है आपको याद रखने के लिए। मतलब कहने का अर्थ है कि 0 से ये बड़ा होगा डाटा और डेल से छोटा होगा। तो x का कंडीशन ये है, लेकिन fx क्या करता है, यहां जो fx है स्टूडेंट, इसके कॉरस्पॉन्डिंगली देखिए, fx जो है वो क्या है, यल माइनस एप्सिलॉन और यल प्लस एप्सिलॉन, ये है। आप इसमें यल को माइनस कर दीजिए तो माइनस एप्सिलॉन से बड़ा हो गया fx, माइनस यल और एप्सिलॉन से छोटा हो गया। अब आप इसे क्या लिखिएगा, मॉड ऑफ fx माइनस यल लेस देन आपके पास एप्सिलॉन हो गया। तो अगर यहां देखिए स्टूडेंट, दोनों को 2 सर्किल में हमने किया है, अगर x इस पर अप्रोच लेता है तो fx यहां इस पर अप्रोच लेगा, यल है fx माइनस यल
का मॉड है लेस देन अगर एप्सिलॉन होगा, तब ऐसी स्थिति में फंक्शन का जो लिमिट होगा वो यल के बराबर होगा। तो जो हमने अभी आपको थ्योरी बताया, उस थ्योरी का ये पूरा का पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है आपके पास। माने लेफ्ट से भी आपने टेंड करवाया, राइट से भी टेंड करवाया, किसको? यक्स को। लेफ्ट से भी टेंड करवा रहे हैं, जस्ट इससे ग्रेटर देन और इससे लेस देन, माने वैल्यू इससे बढ़ रहा है और इससे भी बढ़ रहा है, एक की ओर जा रहा है। तो जैसे इधर से सॉरी घट रहा है, इधर से बढ़ रहा है, तो जैसे यक्स जो है इस एक की ओर टेंड किया पोजीशन में, वैसे ही मैथमेटिक्स में उस बात को हम ये डाटा में लिखेंगे। फंक्शन का वैल्यू क्या हो रहा है? यल माइनस एप्सिलॉन से बड़ा हो रहा है और यल प्लस एप्सिलॉन से छोटा हो रहा है, उसको हम मैथमेटिक्स में ये लिखेंगे। तो अगर मैथमेटिकली डिफिनेशन इसको हमें लिखना पड़ेगा, तो लिमिट यक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इक्वल्स टू यल का इक्विवेलेंट क्या होगा? मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस यल लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर एवरी यक्स, प्रत्येक यक्स के लिए, वेन एवर, जबकि यक्स क्या होगा? 0 से ग्रेटर देन, और मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस मॉड ऑफ एफ एक्स यक्स माइनस ए लेस देन डेल होगा, जहां कि आपका डेल और एप्सिलॉन सफिशिएंटली स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी होगा। तो आप इसको अब डिफाइन करें इसी दोनों टर्म को लेकर, तो क्या डिफाइन करेंगे? वी राइट, किसे लिखना है? लिमिट यक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इक्वल टू यल, राइट दिस एस कर दीजिए, इसे यल कहेंगे। अब ये किसके बराबर होगा? यहां से वैल्यू लेंगे, विच इज, देखिए वैल्यू रखने दिए हैं, विच इज इक्विवेलेंस ऑफ सेइंग दैट, अब थोड़ा सा हम इसको मिटा देंगे, अब इस कंडीशन को यहां रख रहे हैं, एफ एक्स माइनस यल लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी एक्स, प्रत्येक एक्स के लिए, वेन एवर ये कंडीशन रहने दे या थोड़ा स्पेस ले रहा है, वेन एवर 0 से आप जस्ट ग्रेटर देन ले लीजिए और डेल से आप लेस देन ले लीजिए, ये कंडीशन हो जाएगा। एंड एप्सिलॉन एंड डेल आर sufficiently very a small positive number, a small positive number, चलिए नंबर समझ जाइएगा, a small positive number। अब इसी स्टेटमेंट को आप देखिए, अब स्टेटमेंट हो गया कि यक्स, यहां जो मॉड ऑफ यक्स माइनस ए है, अगर इसके बीच में लाइज करता है और एफ एक्स माइनस यल जो है एप्सिलॉन से लेस देन होता है, तब ऐसी स्थिति में लिमिट यक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इक्वल टू यल कहेंगे। ये हमारा कंप्लीट डिफिनेशन आपका लिमिट का हो गया। अब इसके डिफिनेशन के बाद जो हमने डिफाइन किया स्टूडेंट यहां ग्राफ से लेकर, इसमें 3 केसेस उत्पन्न हो सकता है। ये तो आपको लिमिट को डिफाइन किया, जिस बात को हमने कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट से लेकर चला, उसको जो रफ लैंग्वेज में हमने मैथमेटिक्स को क्या डिफाइन किया वो भी आपने देखा। हमने कहा कि एफ एक्स का वैल्यू एक ही ओर टेंड करना पड़ता है, एक यूनिक नंबर की ओर अगर टेंड करता है, तब ऐसी स्थिति में आप लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इक्वल टू यल कहेंगे। उसी बात को मैथमेटिक्स में हमने कहा कि मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस यल लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर एवरी एक्स, वेन एवर आपका मॉड ऑफ एक्स लेस देन डेल होकर हो जाए, तो ऐसी स्थिति में आप लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इक्वल टू यल कहेंगे। ग्राफिकल सिचुएशन ये आपने देखा उसका। अब हम ये कह रहे हैं कि इस ग्राफिकल सिचुएशन में 3 केसेस उत्पन्न हो सकता है। क्या केस उत्पन्न हो सकता है? एक पहला केस हो सकता है कि लेफ्ट टेंडेंसी और इधर से आप आ रहे हो तो राइट टेंडेंसी, तो लेफ्ट टेंडेंसी और राइट टेंडेंसी दोनों सेम हो जाए, और जब दोनों टेंडेंसी सेम होगा स्टूडेंट, तभी हम उसको कहेंगे कि उसका लिमिट का वैल्यू यल के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? यल के बराबर होगा। और अगर दोनों टेंडेंसी सेम नहीं होता है, तब ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि उसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो वो आखिर कौन 3 केसेस है उसको आप देखिए।
फॉलोइंग, ये फर्स्ट में तो आपका अभी हम लोग लिए थे, पॉसिबिलिटीज में एराइज। नंबर 1, लेफ्ट टेंडेंसी इज इक्वल टू, या सेम एज भी लिख सकते हो, राइट टेंडेंसी। अब यहां लेफ्ट टेंडेंसी राइट टेंडेंसी का इक्वल है, पहला केस। तब तो ग्राफ अभी हम लोग देखे थे, इस सिचुएशन में ग्राफ क्या था, इस सिचुएशन में स्टूडेंट ये ही ग्राफ है आपके पास। ये ए पर फंक्शन इनडिटरमिनेंट था, आपने लेफ्ट से देखा, ए माइनस डेल हुआ, ये तुम्हारे पास राइट गए, ए प्लस डेल हुआ। अब ए माइनस डेल पर फंक्शन यल की ओर टेंड कर रहा था, मतलब यल माइनस एप्सिलॉन पर है ये, और इधर से आप आ रहे हो तो यल प्लस एप्सिलॉन पर है। तो ऐसे स्थिति में स्टूडेंट जो है, मैंने फंक्शन कहने का अर्थ है y इक्वल टू एफ एक्स है, y इक्वल टू एफ एक्स है। तो ऐसी स्थिति में दोनों टेंडेंसी सेम है। अब लेफ्ट टेंडेंसी का मीनिंग तो आप समझ रहे हैं कि यक्स जो है ए से जस्ट अगर लेस देन होता है, बहुत चर्च हुआ है, ए अगर जस्ट लेस देन होता है और अगर यहां जो फंक्शन एफ एक्स है वो यल की ओर टुवर्ड मतलब टेंड कर जाता है, तब ऐसी स्थिति में उसको लेफ्ट टेंडेंसी कहते हैं। नहीं याद आए तो आप फिर से लिख दे रहे हैं, लेफ्ट टेंडेंसी, लेफ्ट टेंडेंसी व्हेन वी, थोड़ा सा ये चल नहीं रहा है ठीक, व्हेन वी अप्रोच x इक्वल्स टू ए, आप लेफ्ट साइड हैं, फ्रॉम द वैल्यू विच आर just less than a, f x has to, या f x has tendency कर दीजिए, f x has tendency to move towards the value यल ले लेते हैं, यल की ओर टेंड करता है। अब देखिए स्टूडेंट, यही बातें हम आपको फिर कर रहे हैं कि लेफ्ट टेंडेंसी क्या है। तो लेफ्ट टेंडेंसी है कि x इक्वल्स टू ए, माने कि व्हेन बी अप्रोच x इक्वल्स टू ए, अगर x इक्वल टू ए की ओर आप अप्रोच करते हैं, यहां देखिए इस ग्राफ को देखिए, x जो है ए की ओर अगर अप्रोच करता है, तब ऐसी स्थिति में जो फंक्शन का वैल्यू है वो यल की ओर अप्रोच कर रहा है, यल की ओर उस फंक्शन जो है उसकी टेंडेंसी है, यल की ओर बढ़ने की टेंडेंसी है, तब ऐसी स्थिति में उसे हम लेफ्ट टेंडेंसी कहेंगे। और राइट में भी वही है कि अब जस्ट यहां हम लेस देन लिखे थे, तो यहां क्या होगा, राइट में जस्ट ग्रेटर देन होगा, जस्ट ग्रेटर देन लेंगे, तो जस्ट ग्रेटर देन लेने के बाद क्या होगा कि फंक्शन फिर किधर टेंड करेगा, एक यल की ओर टेंड करेगा। चलिए सेकंड डिफिनेशन भी पूरा कर देते हैं। तो सेकंड में जो आपका पास में राइट टेंडेंसी की बात हम किए, राइट टेंडेंसी व्हेन बी approach x equals to a from the value which are just greater than a,
f(x) has tendency to move towards the value L, दोनों तरफ से। अब लेफ्ट टेंडेंसी और राइट टेंडेंसी, हमने पहला स्टेटमेंट लिया था, तीन पॉसिबिलिटी राइज किया था। पहला पॉसिबिलिटी में, चूंकि अब बोर्ड में हम साफ कर चुके हैं, फर्स्ट पॉसिबिलिटी हमने लिया कि लेफ्ट टेंडेंसी और राइट टेंडेंसी जो है दोनों सेम हो सकता है स्टूडेंट, दोनों। तो दोनों जब सेम होगा तो ऐसी स्थिति में क्या केसेस होंगे, तो वहां दो टर्म हमने यूज किया, लेफ्ट टेंडेंसी और राइट टेंडेंसी। दोनों का हमने डिफिनेशन बताया कि लेफ्ट टेंडेंसी क्या है भाई, तो आप यक्स को लेफ्ट की ओर से ए की ओर पहुंचे तो आपका फंक्शन जो है वो यल की ओर टेंड कर रहा है। आपसे पूछेगा कि राइट टेंडेंसी क्या है, तो आप कहेंगे कि फंक्शन को राइट से ए की ओर टेंड करवाए, तब फंक्शन का वैल्यू भी किसके ओर टेंड किया, यल की ओर टेंड किया, तब ना दोनों इक्वल होगा। तो यहां से लेफ्ट भी यल की ओर टेंड कर रहा है और राइट भी यल की ओर टेंड कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट टेंडेंसी और राइट टेंडेंसी सेम है, और जब दोनों टेंडेंसी सेम होगा स्टूडेंट, तब ऐसी स्थिति में आप कहोगे कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, पूरी कंटिन्यूटी थ्योरी इसी के ऊपर चलेगा। जब लेफ्ट टेंडेंसी और राइट टेंडेंसी जब दोनों सेम होगा, तब ऐसी स्थिति में आप कहोगे कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा स्टूडेंट। तो अब यहां एक लाइन लिखिए, दोनों यल आया, लेफ्ट टेंडेंसी भी यल और राइट टेंडेंसी भी यल, है ना। यहां लिख देते हैं हैंस दोनों यल है। लेफ्ट टेंडेंसी इज सेम एज राइट टेंडेंसी। अब दोनों टेंडेंसी सेम है और दोनों टेंडेंसी हमारा यल के इक्वल है, तब आप स्टूडेंट कहोगे कि लिमिट x टेंड्स टू a f(x) एग्जिस्ट। तब कहोगे कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा, और साथ में यह कहोगे कि दोनों टेंडेंसी चूंकि यल की ओर है, तो लिमिट x टेंड्स टू a f(x) का जो वैल्यू है वो यल के बराबर। तो पहला केस ये है कि लेफ्ट टेंडेंसी और राइट टेंडेंसी दोनों सेम की ओर टेंड कर रहा है। अब सेकंड आप आ जाओ। सेकंड में क्या है स्टूडेंट कि लेफ्ट टेंडेंसी और राइट टेंडेंसी दोनों सेम नहीं हो। चलिए, तो ऐसी स्थिति में लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि आपको एक यूनिक वैल्यू आपके पास में नहीं आएगा। सेकंड केस में हमने कहा ये फंक्शन है ए पर। अब देखो स्टूडेंट, ये मान लो L1 की ओर जा रहा है टेंड करके, और ये L2 की ओर टेंड करके जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट टेंडेंसी और राइट टेंडेंसी सेम नहीं है। सेकंड कैसे सही है कि व्हेन द लेफ्ट टेंडेंसी इज not equal to राइट टेंडेंसी, यहां इक्वल नहीं है। और जब दोनों इक्वल नहीं होगा, तब ऐसी स्थिति में कहोगे कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब लिमिट का वैल्यू फाइंड नहीं होगा। यहां लिख देते हैं इन दिस केस। चलिए एक्सप्लेनेशन इसका, या इन दिस ग्राफ लेफ्ट टेंडेंसी of f(x) is L1, and right tendency of f(x) is L2, मतलब लेफ्ट टेंडेंसी और राइट टेंडेंसी आपका इक्वल नहीं है। सो वी से दैट, या फिर सो
लेफ्ट टेंडेंसी is not same as right tendency. अब ये राइट टेंडेंसी और लेफ्ट टेंडेंसी सेम नहीं है, हेंस आप कहोगे कि लिमिट यक्स टेंड्स टू ए, एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। तब ऐसी स्थिति में लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो पहला केस में हमने लिया कि लेफ्ट टेंडेंसी और राइट टेंडेंसी सेम है। जब लेफ्ट टेंडेंसी और राइट टेंडेंसी सेम होगा तब लिमिट एग्जिस्ट करेगा, और लिमिट का चूंकि जिसो टेंड कर रहा हो यल की ओर हमने थ्योरीज में लिया, तो इसका मतलब लिमिट यल होगा। दूसरा केस हमने कहा कि लेफ्ट टेंडेंसी और राइट टेंडेंसी सेम नहीं है। जब सेम नहीं है तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब आप कहोगे कि फंक्शन का एग्जिस्टेंस, फंक्शन के लिमिट का एग्जिस्टेंस नहीं है। अब लास्ट और थर्ड है, इसमें पॉसिबिलिटी जो है स्टूडेंट, तीसरा केस में तो थर्ड है स्टूडेंट कि when the left tendency and oblique दे देते हैं, और right tendency is not fixed। अब ये फिक्स्ड ही नहीं है। क्या ऐसे फिक्स नहीं है? तो सपोज कीजिए ये बिहेवियर शो करेगा, जैसे आप x इक्वल टू ए फंक्शन आया, ये इस प्रकार का बिहेवियर शो करेगा कि हम यहां फाइनली डिटेक्ट ही नहीं कर पाते हैं कि ओरिजिनल में फंक्शन का वैल्यू क्या होगा। मतलब द फंक्शन हैज एरेटिक बिहेवियर इन द नेबरहुड। खास करके अब ये डिसकंटिन्यूटी भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा इसका स्टूडेंट। जब इसको ऑल्टरनेटिंग डिसकंटिन्यूटी की बात करेंगे तो इसी प्रकार की बिहेवियर की बात होगी, और वो IIT का क्लास 12th का भी RS अग्रवाल तक का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए बहुत ध्यान रखेंगे। इस प्रकार का बिहेवियर शो करेगा कि जैसे ही उसके नेबरहुड में पहुंचेंगे तो हमें यह पता ही नहीं चल पाता है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। फास्ट अप एंड डाउन, जैसे ऑल्टरनेट करता है फंक्शन, उसी प्रकार से वो करना शुरू करेगा। एंड इट विल not be possible to talk about the left and right tendencies of the function is this neighborhood of x equals to a। x equals to a नेबरहुड में लेफ्ट और राइट टेंडेंसी में फंक्शन एक्चुअल किस पोजीशन पर है, यह पोजीशन ही डिटेक्ट नहीं हो पाता है। तो ऐसी स्थिति जब भी उत्पन्न होगी, जहां भी उत्पन्न होगा, अभी चूंकि ग्राफ आप जानते नहीं हो तो आप जहां भी हम बताएंगे जिस सिचुएशन में, तो जहां भी उत्पन्न होगा, जब ये फाइनली हम लोग फाइंड ही नहीं कर पाते हैं कि फंक्शन का एक्चुअल वैल्यू क्या है, तब ऐसी स्थिति में आप कहेंगे कि फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। माने इस केस में भी फंक्शन का लिमिट स्टूडेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। इन दिस केस लिमिट x टेंड्स टू a, f(x) does not exist।
तो इस केस में भी आपका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब देखिए स्टूडेंट, आज का जो क्लास हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। इसमें हमने आपको बताया कि टेंड टू का मीनिंग क्या होता है, इसमें मैथमेटिक्स में इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट क्या है, मैथमेटिक्स में लिमिट का डिफिनीशन क्या है, या मैथमेटिकली जो है लिमिट का डिफिनीशन क्या है। दो डिफिनीशन हम यूज़ किए, और भी कर सकते थे डिफिनीशन, लेकिन आप तत्काल दो डिफिनीशन आप समझें। उसके बाद जब भी फर्दर जो है आईटीज का वीडियो हम स्पेशल लेके आएंगे तो वहाँ फिर डिफिनीशन की बात करेंगे। और जो उसका हमने ग्राफ लिया, उस ग्राफ में हमने कहा कि 3 केसेस आपके पास में हो सकते हैं। पहला केस राइट टेंडेंसी और लेफ्ट टेंडेंसी सेम होगा, उसके बारे में हमने यूज़ किया। फिर हमने कहा कि लेफ्ट टेंडेंसी और राइट टेंडेंसी सेम नहीं है, उसका यूज़ किए। और साथ में तीसरा हमने यूज़ किया स्टूडेंट कि लेफ्ट टेंडेंसी और राइट टेंडेंसी में ऐसा बिहेवियर आ जाए कि जिसे हम फाइनली ये फाइंड नहीं कर पाए कि लेफ्ट टेंडेंसी और राइट टेंडेंसी में फंक्शन का वैल्यू ओरिजिनल में क्या है। ऐसा बिहेवियर उसके पास में आ जाए तब आप उसको हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे कि लिमिट उसमें एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये 3 प्रकार, मतलब इसमें वैल्यू फिक्स नहीं है, ऑसिलेटिंग है, मैंने वैल्यू फिक्स नहीं है। अगर वैल्यू फिक्स नहीं है तब ऐसी स्थिति में कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। अब अगले वीडियोस में हम जो है स्टूडेंट लेकर आएंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, राइट हैंड लिमिट क्या है, और एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट क्या है। और तब ये जानने के बाद आप प्रॉब्लम देखेंगे सभी फॉर्म का। इसमें 5 थोड़ा लंबा लंबा वीडियोस हम डालेंगे, और उसके बाद जस्ट हम तुरंत कंटिन्यूटी में आ रहे हैं। आप लिमिट का पूरा स्टडी करें स्टूडेंट। धन्यवाद।